dear students and faculty members who are watching this channel, जैसा कि आपको विदित है कि हमारे डिपार्टमेंट के द्वारा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की एक विशेष व्याख्यानमाला आयोजित की जा रही है। इस व्याख्यानमाला के तहत मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उन सभी के वीडियो फिल्मिंग की जाएगी और उनको समय समय पर चैनल पे इनको अपलोड किया जाएगा। आज की व्याख्यानमाला की श्रृंखला में प्रोटीन सिंथेसिस पे मैं आपसे डिस्कस करूंगा। इससे पहले के व्याख्यान में न्यूक्लिक एसिड पे मैंने आपसे चर्चा की। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड कितनी तरह के होते हैं, उनके फंक्शंस क्या है। तो यहाँ पर जो प्रोटीन सिंथेसिस है ये भी एक तरह से न्यूक्लिक एसिड का फंक्शंस ही है। लेकिन बेसिकली यदि अपन देखें तो डीएनए जो होता है, जो जेनेटिक मटेरियल, डीएनए दो प्रकार के कार्यों को संपादित करता है, जिसमें एक फंक्शन तो होता है ऑटो कैटालिटिक फंक्शन। वन फंक्शन इज ऑटो कैटालिटिक फंक्शन और सेकंड जो कार्य है ये होता है इसका हेट्रोकैटालिटिक फंक्शन। अब ऑटो कैटालिटिक फंक्शंस में क्या होगा, इस प्रकार के फंक्शंस में डीएनए से डीएनए की फॉर्मेशन होती है, यानी डीएनए अपने जैसे ही मॉलिक्यूल्स को सिंथेसाइज करेगा, जबकि हेट्रोकैटालिटिक में डीएनए अपने से डिफरेंट, अपने से भिन्न प्रकार के मॉलिक्यूल्स को सिंथेसाइज करेगा और इस स्टेप के अंदर डीएनए से प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। तो पहली जो प्रॉपर्टी है ऑटो कैटालिटिक, इसमें तो डीएनए से डीएनए की फॉर्मेशन होती है और हेट्रोकैटालिटिक में डीएनए से प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है। अब डीएनए से डीएनए का जो निर्माण है ये प्रक्रिया कहलाती है रेप्लिकेशन या प्रतिलिपिकरण। लेकिन रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस है ये डीएनए डुप्लीकेशन से डिफरेंट है। अब डीएनए से डीएनए कैसे बनता है, यानी डीएनए का रेप्लिकेशन कैसे होता है, प्रोकैरियोट में रेप्लिकेशन कैसे होता है, यूकैरियोट में रेप्लिकेशन कैसे होता है, ये एक अलग से चैप्टर है और इस पे मैं अलग से व्याख्यान आपको डिलीवर करूँगा। आज मैं डीएनए रेप्लिकेशन है वो आपसे चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन इसका जो सेकंड पार्ट है डीएनए से प्रोटीन सिंथेसिस, आज की व्याख्यानमाला में इस पे अपना फोकस रहेगा। अब डीएनए से जो प्रोटीन सिंथेसिस जो होता है ये भी दो पदों में संपन्न होता है। पहली स्टेप इसमें कहलाती है ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसक्रिप्शन के अंदर डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है। इस स्टेप में डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है। अब डीएनए से आरएनए का निर्माण प्रोकैरियोट में अलग विधि से होता है, यूकैरियोट में अलग विधि से होता है। प्रोकैरियोट में अलग एंजाइमों की आवश्यकता होती है, यूकैरियोट में अलग एंजाइमों की आवश्यकता होती है। और इसकी जो सेकंड स्टेप है वो कहलाती है ट्रांसलेशन और ट्रांसलेशन के अंदर ट्रांसक्रिप्शन में जो आरएनए बना है, पर्टिकुलरली एमआरएनए, और एमआरएनए में जो इन्फॉर्मेशन है कोडॉन के रूप में, ये कोडॉन की इन्फॉर्मेशन प्रोटीन में एमिनो एसिड्स के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। तो बेसिकली आज का जो अपना चैप्टर रहेगा प्रोटीन सिंथेसिस वो दो पदों में संपन्न होगा। पहली स्टेप में डीएनए से आरएनए कैसे बनता है इस पर अपन डिस्कस करेंगे। फिर सेकंड स्टेप में आरएनए से प्रोटीन कैसे बनता है इस पे अपन डिस्कस करेंगे और इसको मैं एज ए मॉडल प्रोकैरियोट लेके चलूँगा, यानी प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है, प्रोकैरियोट में ट्रांसलेशन कैसे होता है, उस पर ये चैप्टर मेरा फोकस रहेगा। और यूकैरियोट में ये दोनों प्रोसेस कैसे होते हैं उसके मेन पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के हैं।
जबकि अभी जो व्याख्यान वाले जो बन रही है ये अंडर ग्रेजुएट कोर्स के हिसाब से, ऑनर्स लेवल के हिसाब से बन रही है। लेकिन फिर भी मैं यूकैरियोट में प्रोसेस कैसे होता है और प्रोकैरियोट यूकैरियोट में बेसिक डिफरेंसेस क्या हो सकते हैं वो मैं आपको क्लियर करूँगा। तो प्रोटीन सिंथेसिस completed into two steps. First step is transcription, in which DNA transcribes to form RNA, and second step is translation, in which RNA translate to form amino acids. अब इसका जो फर्स्ट स्टेप है ट्रांसक्रिप्शन, ये भी 3 पदों में संपन्न होता है। इसमें पहली जो स्टेप है दैट इज चेन इनिशिएशन। पहली स्टेप चेन इनिशिएशन। सेकेंड स्टेप चेन इलोंगेशन। थर्ड स्टेप चेन टर्मिनेशन। तो ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है वो 3 पदों में कंप्लीट होगा। पहली स्टेप चेन इनिशिएशन, जिसके अंदर ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है। सेकेंड स्टेप चेन इलोंगेशन, जिसके अंदर ट्रांसक्रिप्शन है जो आरएनए की श्रृंखला बढ़ रही है वो इलोंगेट होती है, और लास्ट में ये श्रृंखला फिर रिलीज होती है। इस प्रोसेस की समाप्ति होती है, उसको चेन टर्मिनेशन बोलते हैं। अब डीएनए से आरएनए की फॉर्मेशन के लिए अपने को एक विशेष एंजाइम चाहिए, और वो एंजाइम कहलाता है आरएनए पॉलीमरेज। अब चूंकि आरएनए डीएनए से बन रहा है, इसलिए इस एंजाइम का नाम क्या हो जाएगा? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। यही मान लीजिए वायरस के केस में यदि जेनेटिक आरएनए से यदि नॉन जेनेटिक आरएनए बन रहा है, उस केस में इस एंजाइम का नाम हो जाएगा आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। तो प्रोकैरियोट में तो एक ही एंजाइम होता है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, लेकिन यूकैरियोट के केस में 3 तरह के पॉलीमरेज एंजाइमों की आवश्यकता होती है, जिसमें पहला एंजाइम होता है आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, जो कि राइबोसोमल आरएनए को सिंथेसाइज करता है। सेकंड एंजाइम होता है आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, जो मैसेंजर आरएनए को सिंथेसाइज करता है, और तीसरा एंजाइम होता है आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, जो कि ट्रांसफर आरएनए को सिंथेसाइज करता है। तो प्रोकैरियोट का जो एंजाइम है वो अलग नेचर का है, उसकी स्ट्रक्चर अलग तरह की है, उसमें अलग अलग तरह के पॉलीपेप्टाइड्स हैं, और यूकैरियोट के जो एंजाइम है उसकी अलग नेचर है, उसमें अलग अलग पॉलीपेप्टाइड्स हैं। इन दोनों पे मैं शॉर्ट में आपसे चर्चा करूँगा, लेकिन चूँकि ये अपना जो टॉपिक है ये प्रोकैरियोट पे ज़्यादा फोकस रहेगा, इसलिए प्रोकैरियोट का जो पॉलीमरेज एंजाइम है उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है उसकी बेसिक आइडिया मैं आपको देना चाहूँगा। तो प्रोकैरियोट में जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है, इसके 2 पार्ट होते हैं। एक तो इसका केंद्रीय भाग, जिसे कोर पार्ट बोलते हैं, और एक इसके चारों ओर का पार्ट, जिसे हेलो पार्ट बोलते हैं। तो प्रोकैरियोट का जो पॉलीमरेज एंजाइम है उस एंजाइम के 2 पार्ट हो गए, एक तो उसका केंद्रीय भाग या कोर पार्ट, और इसके चारों ओर का पेरिफेरल पार्ट या हेलो पार्ट। अब कोर पार्ट में और हेलो पार्ट में इसमें अनेक तरह के पॉलीपेप्टाइड्स पाए जाते हैं, अनेक तरह के एसेसरी प्रोटीन्स पाई जाती है, और हर प्रोटीन्स की अलग अलग यहाँ पर नोमेनक्लेचर है। तो इसका जो केंद्रीय भाग है इसके अंदर 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएँ होती है। एक तो अल्फा 1, सेकेंड इज अल्फा 2, थर्ड इज बीटा, फोर्थ इज बीटा डैश। तो प्रोकैरियोट का जो आरएनए पॉलीमरेज है इसकी केंद्रीय यूनिट, इसका सेंट्रल पार्ट, इसका कोर पार्ट, ये 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का बना होता है। इसमें कई पॉलीपेप्टाइड होते हैं, इसलिए इस एंजाइम में पॉली शब्द आ रहा है, आरएनए पॉलीमरेज।
आरएनए पॉलीमरेज कोई सिंगल प्रोटीन नहीं है, सिंगल पॉलीपेप्टाइड नहीं है। इट इज़ मेड अप ऑफ मैनी सब यूनिट्स, इट इज़ मेड अप ऑफ मैनी पॉलीपेप्टाइड चेन्स, और हर पॉलीपेप्टाइड चेन्स का अलग अलग नॉमेनक्लेचर है, इनको बनाने वाले जीन्स अलग अलग है, और इन पॉलीपेप्टाइड चेन्स का अपना अलग अलग फंक्शंस हैं। तो कोर पार्ट के अंदर 4 पॉलीपेप्टाइड हो गए, अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा, बीटा डैश। अब इसका जो हेलो पार्ट है, हेलो पार्ट में कई तरह की एसेसरी प्रोटीन्स होती है, कई तरह की सब्सिडियरी प्रोटीन्स होती है। इसमें मुख्य जो पॉलीपेप्टाइड चेन है उसके मैं नाम यहाँ पर लिखना चाहूँगा। सिग्मा फैक्टर, ओमेगा फैक्टर, रो फैक्टर, नस ए फैक्टर, नस जी फैक्टर, ग्री ए, ग्री बी। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कोर पार्ट के चारों तरफ प्रेजेंट होते हैं और इनको एसेसरी फैक्टर के नाम से जाना जाता है। तो ये एक बेसिक आर्किटेक्चर है प्रोकैरियोट के आरएनए पॉलीमरेज का। इसका केंद्रीय भाग 4 यूनिट का बना हुआ है और पेरिफेरल पार्ट है, उसमें अलग तरह की साइक प्रोटीन्स होती है। हर प्रोटीन का अपना अलग अलग फंक्शंस होता है और फंक्शंस के पीछे बेसिक जो आइडिया है, उसमें बेसिक आइडिया में आपको मैं बता दूं कि इसके अंदर जो सिग्मा जो फैक्टर होता है ये ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करने का काम करता है। इसके अंदर जो नस ए और नस जी जो प्रोटीन्स हैं ये इलोंगेशन का काम करता है। इसमें रो फैक्टर जो होता है ये टर्मिनेशन में पार्टिसिपेट करता है। इसके अंदर जो ग्री प्रोटीन्स है ये प्रूफ रीडिंग का काम करती है। इसके अलावा इसके अंदर अलग अलग तरह के और भी कई छोटे मोटे फैक्टर्स हैं और चूंकि ये प्रोटीन्स हैं इसलिए प्रोटीन को सिंथेसिस करने के लिए इसमें अलग अलग जीन्स की आवश्यकता होती है। इसलिए ये बात भी आप ध्यान रखें कि आरएनए पॉलीमरेज जो है इसका संश्लेषण किसी एक जीन के द्वारा नहीं हो रहा है। इट इज़ सिंथेसाइज्ड बाय मैनी जीन्स, इट इज़ सिंथेसाइज्ड बाय ए क्लस्टर ऑफ जीन। तो यहाँ पर सिग्मा कारक है उसका संश्लेषण अलग जीन से हो रहा है। इसमें जो ओमेगा फैक्टर है इसका संश्लेषण अलग जीन से हो रहा है। इसके अंदर जो नस ए नस जी है इसका सिंथेसिस अलग जीन से हो रहा है और हर जीन में कितने न्यूक्लियोटाइड है, किसका कितना मॉलिक्यूलर वेट है, इसमें भी चाहें तो पूरे एक आधा घंटे का एक व्याख्यान केवल पॉलीमरेज एंजाइम पे हो सकता है। लेकिन एक नट सेल में एक खाके के रूप में, एक छोटे स्केलेटन के रूप में यहाँ पर मैंने आपको केवल बताया है। ये एक बेसिक आर्किटेक्चर हो गया आरएनए पॉलीमरेज का। अब ये पॉलीमरेज एंजाइम चेन इनिशिएशन कैसे करेगा, चेन इनिशिएशन के बाद में चेन का इलोंगेशन कैसे होगा और उसके बाद में चेन का टर्मिनेशन कैसे होगा। तो कुल मिला ट्रांसक्रिप्शन की 3 स्टेप्स होगी, 3 सब स्टेप्स, चेन इनिशिएशन, चेन इलोंगेशन, चेन टर्मिनेशन। इन तीनों सब स्टेप्स को मैं एक एक करके डायग्रामेटिक लाइन डायग्राम के माध्यम से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो ट्रांसक्रिप्शन की फर्स्ट स्टेप दैट इज चेन इनिशिएशन। अब श्रृंखला के प्रारंभ करने के लिए ट्रांसक्रिप्शन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए। एक तो इसमें डीएनए टेम्पलेट चाहिए सबसे पहले, क्योंकि आरएनए का सिंथेसिस डीएनए से हो रहा है तो डीएनए टेम्पलेट की इसमें रिक्वायरमेंट रहेगी।
सेकेंड रिक्वायरमेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की रहेगी। तीसरी रिक्वायरमेंट इसके अंदर मैग्नीशियम आयन या मैग्नीज आयन की रहेगी। और चौथी न्यूक्लियोटाइड इसके अंदर ट्राइफॉस्फेट्स जैसे एटीपी, जीटीपी, सीटीपी, यूटीपी, ये रॉ मटेरियल है जो ट्रांसक्रिप्शन के लिए आवश्यक है। अब इसको मैं हाइपोथेटिकल लाइन डायग्राम से बहुत ही सिंपल वे में मैं एक्सप्लेन करूंगा। सपोज ये कोई डीएनए की चेन है या डीएनए का टेम्पलेट है जिसके द्वारा आरएनए की फॉर्मेशन होनी है। This is DNA template which is used in transcription of RNA molecule. अब ये डीएनए डबल स्ट्रैंड है। अब डबल स्ट्रैंड है तो इसमें दोनों स्ट्रैंड ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, कुछ अपवादों को छोड़कर। कुछ वायरस है जिसके अंदर डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स में ट्रांसक्रिप्शन हो सकता है, लेकिन जनरली डबल स्ट्रैंड डीएनए जो होता है इसमें केवल एक स्ट्रैंड ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट करेगा और एक स्ट्रैंड ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो डीएनए का जो स्ट्रैंड ट्रांसक्रिप्शन में भाग ले रहा है उसको बोलेंगे सेंस स्ट्रैंड है। सपोज इसके अंदर ये सेंस स्ट्रैंड है और जो स्ट्रैंड ट्रांसक्रिप्शन में भाग नहीं ले रहा है उसको बोलेंगे एंटी सेंस स्ट्रैंड। Which strand participates in the formation of transcription process is called as sense strand, और जो ट्रांसक्रिप्शन में भाग नहीं ले रहा है उसको बोलेंगे एंटी सेंस स्ट्रैंड। अब यहाँ पर डीएनए की अनवाइंडिंग होगी, लेकिन डीएनए की अनवाइंडिंग हो उससे पहले क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम का जो बीटा यूनिट है अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा, बीटा डैश, तो यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज की जो बीटा श्रृंखला होती है इस श्रृंखला के साथ सबसे पहले सिग्मा कारक अटैच होता है। तो सिग्मा कारक इस बीटा यूनिट के साथ सबसे पहले अटैच होगा। अब इसके पश्चात क्या होगा, ये जो पॉलीमरेज एंजाइम है इस डीएनए में, अब जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन यूनिट ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस स्टार्ट होगा उससे जस्ट पहले इसके अंदर कुछ अपस्ट्रीम श्रृंखलाएं होती है और उन अपस्ट्रीम श्रृंखलाओं में बॉक्सेस पाए जाते हैं। कुछ बॉक्सेस इसमें +10 पोजीशन पे होते हैं, कुछ बॉक्सेस में +35 पोजीशन पे होते हैं, और ये बॉक्सेस अलग अलग तरह के हैं। यूकैरियोट में यदि mRNA बन रहा है बॉक्स का अलग नाम है, tRNA बन रहा है बॉक्स का अलग नाम है, rRNA बन रहा है बॉक्स का अलग नाम है, और प्रोकैरियोट के केस में यहाँ पर दो तरह के बॉक्सेस होते हैं, जिसमें एक बॉक्स का तो नाम है प्रिब्नो बॉक्स, प्रिब्नो बॉक्स, ये +10 पोजीशन पे है। +10 का मतलब जहाँ से एक्चुअल जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस स्टार्ट होगा उससे 10 न्यूक्लियोटाइड पहले, +10 पोजीशन पर। और दूसरा जो बॉक्स है इसमें उसका नाम है रिकॉग्निशन बॉक्स।
ये +35 पोजीशन पे प्रेजेंट होता है। तो कहने का अर्थ है कि ट्रांसक्रिप्शन की एक्चुअल जो प्रोसेस स्टार्ट होगा उससे जस्ट पहले ये 35 न्यूक्लियोटाइड, यानी इधर स्टार्टिंग से पहले 35 न्यूक्लियोटाइड, जिसमें एक बॉक्स तो +10 पोजीशन पर है, एक बॉक्स +35 पोजीशन पर है। अब इन बॉक्स की जो पहचान करने का जो काम है, वो पहचान करने का काम ये सिग्मा फैक्टर करता है। तो सिग्मा फैक्टर के यहाँ पर काम क्या हो गए? एक तो प्रमोटर बॉक्सेस की पहचान करना, दूसरा डीएनए को अनवाइंड करना, क्योंकि अभी तो ये डीएनए डबल स्ट्रैंड है और इसमें जो न्यूक्लियोटाइड है वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर ये जो पॉलीमरेज एंजाइम है ये सिग्मा कारक के साथ सबसे पहले यहाँ पर ये बाइंड होगा, और इसको मैं एंजाइम को मैं येलो कलर में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और कारक जो होंगे सिग्मा कारक इसको रेड कलर में मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ है। और इस एंजाइम को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ आरपी। आरपी मीन्स आरएनए पॉलीमरेज, क्योंकि इसमें 4 यूनिट दिखाना यहाँ पर संभव नहीं है फिगर के अंदर, तो शॉर्ट में मैंने इसको आरपी के रूप में डेजिग्नेट किया है। आरपी मीन्स आरएनए पॉलीमरेज। अब सिग्मा कारक जो है वो इसके साथ यहाँ पर बाइंड है। अभी सिग्मा कारक का काम क्या होगा? इन प्रमोटर बॉक्स की पहचान करना। कौन से बॉक्स? प्रिवनोव बॉक्स की पहचान करना, रिकॉग्निशन बॉक्स की पहचान करना। और जब इस एंजाइम को ये आभास हो जाए कि हाँ ये प्रमोटर सीक्वेंस एक्यूरेट है, प्रमोटर सीक्वेंस एक्चुअल पोजीशन पे हैं, और इनके बाइंड होने के बाद में ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब ये जो डबल स्ट्रैंड डीएनए है, इस डीएनए की हेलिक्स खुलेगी, यानी इसके अंदर लूप बनेगा। तो इसके नेक्स्ट फेज के अंदर, नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये डीएनए अनवाइंड हो जाता है और इसके अंदर ये लूप बन जाता है। अब यहाँ पर सेंस स्टैंड और एंटी सेंस स्टैंड ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो गए, क्योंकि नाइट्रोजन क्षार के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड थे वो हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर स्प्लिट हो गए, हाइड्रोजन बॉन्ड हैं वो टूट गए, और डबल स्ट्रैंड जो डीएनए था वो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए में यानी लूप के रूप में कन्वर्ट हो गया है। इसको बोलते हैं अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए। अब आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम यहाँ पर अटैच है। दिस इज आरपी। सिग्मा कारक इसके साथ अटैच है। सिग्मा कारक का यहाँ पर डबल काम है। सिग्मा कारक का एक काम तो होता है बॉक्सेस की पहचान करना, दूसरा काम इसका होता है डीएनए को अनवाइंड करना। अब ये जो आरएनए बनेगा, इस आरएनए में पहला जो न्यूक्लियोटाइड होगा वो हमेशा प्यूरिन होता है। प्यूरिन यानी या तो एडेनिन या ग्वानिन। आप कोई भी आरएनए उठा के देख लो, उसमें पहला जो न्यूक्लियोटाइड होगा वो हमेशा प्यूरिन के रूप में होगा, और प्यूरिन में 2 ही क्षार हैं, या तो एडेनिन या ग्वानिन। अब यहाँ पर एडेनिन की जो एंट्री होती है वो ट्राइफॉस्फेट के रूप में होती है। यहाँ पर एटीपी का भी यूटिलाइजेशन हो सकता है या जीटीपी का भी यूटिलाइजेशन हो सकता है। अब इसमें ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस जो है ये 5 to 3 डायरेक्शंस में चलेगा। 5वें सिरे से तीसरे सिरे की ओर ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस जो है ये प्रोसीड होता है, और डीएनए की कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस जो होती है वो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस इस आरएनए में आ जाती है। मान लो डीएनए में यदि ग्वानिन है तो आरएनए के अंदर साइटोसिन बनेगा, डीएनए में यदि साइटोसिन है इसके अंदर ग्वानिन बनेगा, डीएनए में यदि एडेनिन है इसके अंदर यूरासिल बनेगा, डीएनए में यदि थाइमिन है इसके अंदर एडेनिन बनेगा, क्योंकि एमआरएनए जो है वो डीएनए का कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तो डीएनए की जो सीक्वेंस होती है उसकी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस इस आरएनए के अंदर
सिंथेसाइज या ट्रांसक्राइब जो होती है वो होने लग जाती है। अब इस प्रोसेस की स्टार्टिंग के बाद में ये सिग्मा कारक जो होता है ये स्वतंत्र हो जाएगा। सिग्मा कारक स्वतंत्र हो जाएगा और इसके साथ नस ए और नस जी प्रोटीन्स जो है वो इसके साथ बाइंड होते हैं। तो इसके नेक्स्ट फेज के अंदर ये डीएनए का लूप, अब इस पॉलीमरेज एंजाइम के साथ सिग्मा फैक्टर यहाँ से रिमूव हो गया है और इसके साथ नस ए और नस जी नस ए और नस जी प्रोटीन्स इसके साथ अटैच होते हैं। नस ए और नस जी जो प्रोटीन्स हैं ये इलोंगेशन के अंदर सहायक होते हैं। इलोंगेशन प्रोसेस को ये स्पीडली जो होते हैं प्रोसीड करते हैं। अब ये जो एंजाइम होगा ये 5वें सिरे से तीसरे सिरे की तरफ ये मूव करता है। स्टार्टिंग में 5-6 न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला बनेगी, छोटी, पूरा आरएनए नहीं बनता है। इनिशिएशन के दौरान सबसे पहले बहुत छोटा आरएनए सिंथेसाइज होता है जिसमें 5 से 6 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। और जब इस पॉलीमरेज को एहसास हो जाता है कि आगे कोई एरर होने की संभावना नहीं है, आगे कोई त्रुटि होने की संभावना नहीं है, आगे कोई मिसमैच पेयरिंग होने की संभावना नहीं है, उसके बाद में 60 न्यूक्लियोटाइड से भी ज़्यादा पर सेकंड की स्पीड से ये ट्रांसक्रिप्शन चलता है। अब आप कल्पना करो कितनी हाई स्पीड से डीएनए से आरएनए बनता है। 60 न्यूक्लियोटाइड पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में 60 न्यूक्लियोटाइड एटीपी के द्वारा एनर्जाइज होंगे, उनके अंदर बॉन्डिंग होगी और ये एंजाइम जो होता है वो 5 to 3 डायरेक्शंस में आगे मूव करता है। यहाँ पर डीएनए कांस्टेंट है, डीएनए कांस्टेंट है, पॉलीमरेज एंजाइम मूव कर रहा है। अब 1 सेकंड में 60 न्यूक्लियोटाइड की इतनी प्रोसेसिंग इतनी फास्ट होती है, वो भी बिना किसी एरर के। और बाई चांस कहीं एरर हो जाए, कोई दूसरा न्यूक्लियोटाइड आ जाए तो उसके हाथों हाथ यहाँ पर रिपेयरिंग हो जाती है। तो 5 से 6 न्यूक्लियोटाइड जब इसके अंदर सिंथेसाइज हो जाएंगे उसके बाद में ये प्रोसेस स्पीडली चलेगा। अब चेन इनिशिएशन के बाद में सेकेंड स्टेप होगी चेन इलोंगेशन। और चेन इलोंगेशन में मुख्य रूप से 4 इवेंट्स जो होती है वो संपादित होती है। पहली सब स्टेप है इसमें फॉर्मेशन ऑफ ट्राइफॉस्फेट, फॉर्मेशन ऑफ ट्राइफॉस्फेट। सेकेंड स्टेप इसमें होती है फॉर्मेशन ऑफ थ्री फाइव फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड 3,5 फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। थर्ड स्टेप सब स्टेप्स में होती है पायरोफॉस्फेट की निर्मुक्ति, रिलीज ऑफ पायरोफॉस्फेट, और चौथी सब स्टेप इसमें होती है
मोमेंट ऑफ RNA polymerase along with RNA chain towards थ्री डायरेक्शन। तो चैन इलोंगेशन के दौरान ये चार महत्वपूर्ण पद इसके अंदर संपादित होंगे। सबसे पहले ट्राइफॉस्फेट की फॉर्मेशन होती है। ट्राइफॉस्फेट का मतलब यहाँ पर जो भी नया न्यूक्लियोटाइड आएगा वो एनर्जाइज होके जाता है। और स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर ATP की आवश्यकता होती है यानी एडिनिन, इसके अंदर GTP की आवश्यकता होती है यानी ग्वेनिन, इसके अंदर CTP की आवश्यकता होती है यानी साइटोसिन, इसके अंदर UTP की आवश्यकता होती है यानी यूरासिल। तो सबसे पहले जितने भी नाइट्रोजन बेस हैं वो अनर्गाइज होते हैं यहाँ पर, और ये प्रोसेस फॉर्मेशन ऑफ ट्राइफॉस्फेट के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में क्या होगा, पहले से जो न्यूक्लियोटाइड RNA की जो चैन बनी हुई है उस चैन के तीसरे सिरे पर नया जो न्यूक्लियोटाइड आ रहा है उसका पांचवा सिरा इसके साथ बाइंड होगा, और बाइंड होगा तो इसके अंदर 3,5 फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। उसके बाद में पायरोफॉस्फेट रिलीज हो जाता है, और उसके बाद में RNA पॉलीमरेज एंजाइम RNA की नवजात श्रृंखला को लेकर तीसरे सिरे की ओर प्रोसीड करता है। इसको फिगर के रूप में जैसे मैं रिप्रेजेंट करूं, इसमें ये वही DNA की चैन है जो कि खुली हुई है। ये RNA पॉलीमरेज एंजाइम, इसके साथ ये नस A और नस G प्रोटीन्स अटैच है। और ये एंजाइम 5 to 3 डायरेक्शंस के अंदर मोमेंट कर रहा है। और नया जो टेम्पलेट जो बन रहा है कॉम्प्लीमेंट्री ट्रेट, ये टेम्पलेट इस DNA का कॉम्प्लीमेंट्री है। और ये यहाँ पर ये सिंथेसाइज हो रहा है। इस टेम्पलेट का तीसरा सिरा इधर है। अब ये पॉलीमरेज एंजाइम जो जो इधर मोमेंट करेगा, नया जो न्यूक्लियोटाइड आ रहा है वो न्यूक्लियोटाइड इस पुराने वाले न्यूक्लियोटाइड के तीसरे सिरे पर फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स के द्वारा जुट जाता है। उसके बाद पॉलीमरेज एंजाइम फिर एक स्टेप आगे चलता है, लेकिन ये सारा प्रोसेस स्पीडली संपादित होता है। और 1 सेकंड के अंदर अभी मैंने बताया है 50 से 60 न्यूक्लियोटाइड पर सेकंड की स्पीड से इस DNA से RNA की फॉर्मेशन होती है, और ये इलोंगेशन का प्रोसेस जो होता है वो चलता रहेगा। अब ये एंजाइम 5 to 3 डायरेक्शंस में आगे प्रोसीड हो जाएगा, और जो जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस चलता रहता है, पीछे से DNA की श्रृंखलाएं बंद भी होती जाती है। जो पहले DNA अनवाइंड हुआ, और जो जो ट्रांसक्रिप्शन होता जाएगा DNA वापस बाइंड होता जाता है। अब ये पॉलीमरेज एंजाइम मोमेंट करके यहाँ पर आ गया है। इसके साथ ये नस A और नस G प्रोटीन्स इसके साथ अटैच है। और जो RNA की कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी जो बन रही है, वो कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी यहाँ पर बन रही है। ये कॉपी mRNA भी हो सकती है, tRNA भी हो सकती है, rRNA भी हो सकती है। अब इसी दौरान इसमें कोई एरर आ गई
है। सपोज मान लिए डीएनए के अंदर ग्वेनिन नाइट्रोजन बेस है, तो आरएनए के अंदर साइटोसिन बेस आना चाहिए। अब मान लीजिए डीएनए में ग्वेनिन है, आरएनए में साइटोसिन के स्थान पर सपोज एडेनिन नाइट्रोजन बेस अटैच हो गया, तो वो रॉन्ग नाइट्रोजन बेस इसके साथ अटैच हो गया, उसकी हाथों हाथ यहाँ पर रिपेयरिंग हो जाती है। तो इसके अंदर जो ग्री ए और ग्री बी हैं जो फैक्टर्स हैं, वो फैक्टर्स यहाँ पर प्रूफ रीडिंग का काम करते हैं। उसके अंदर 3,5 फॉस्फो न्यूक्लियस जो एक्टिविटी होती है, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, वो इसके अंदर पाई जाती है। और इस गलत न्यूक्लियोटाइड को हाथों हाथ यहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा, और इसका जो एक्चुअल न्यूक्लियोटाइड है यानी डीएनए का जो कॉम्प्लीमेंट्री, वो न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर अटैच हो जाएगा ताकि आगे एरर नहीं हो। अब एक न्यूक्लियोटाइड की भी एरर यदि हो गई तो इससे बनने वाले प्रोटीन्स के अंदर पूरी प्रॉपर्टीज़, उस प्रोटीन की बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी, उसकी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है, उसकी फंक्शनल प्रॉपर्टी टोटल चेंज हो जाती है। जैसे सिकल सेल एनीमिया में आपने देखा होगा, उसमें ग्लूटामिक एसिड के स्थान पर केवल एक एमिनो एसिड ही चेंज होता है, वेलिन। अब एक एमिनो एसिड के चेंज होते ही उस आरबीसी की आकृति चेंज हो जाती है। हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो होती है वो चेंज हो जाती है, मात्र एक एमिनो एसिड के चेंज होने से। तो एरर है वो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। अब ये प्रोसेस स्पीडली चलता रहेगा। अब लास्ट में इसका फिर टर्मिनेशन होता है। तो इसकी जो थर्ड स्टेप है चेन टर्मिनेशन। क्या टर्मिनेशन ऑटोमेटिक है? क्या टर्मिनेशन के लिए कोई सिग्नल चाहिए? क्या टर्मिनेशन के लिए कोई स्पेशल नाइट्रोजन बेस की सीक्वेंस होनी चाहिए? तो ट्रांसक्रिप्शन की थर्ड जो स्टेप है दैट इज चेन टर्मिनेशन या श्रृंखला की निर्मुक्ति। अब चेन टर्मिनेशन जो होगा ये यहाँ पर दो प्रकार का होता है। एक टर्मिनेशन में तो रो कारक की आवश्यकता नहीं होती है, उसको तो बोलते हैं रो इंडिपेंडेंट, रो इंडिपेंडेंट। और एक रिलीजिंग में रो कारक की आवश्यकता होती है, उसको बोलते हैं रो डिपेंडेंट। रो इंडिपेंडेंट जो होती है इसके अंदर पर्टिकुलर रिपीटेटिंग सीक्वेंस होती है, उन सीक्वेंस को एज ए सिग्नल के रूप में यहाँ पर यूज़ किया जाता है। और रो डिपेंडेंट जो होती है उसमें पर्टिकुलर कोई पॉज सिग्नल नहीं होते हैं, और वहाँ पर रो कारक जो होता है वो असिस्ट करता है। और ये दोनों ही मैकेनिज्म प्रोकैरियोट्स के अंदर पाई जाती है। इसमें पहला जो एग्जांपल है रो इंडिपेंडेंट, ये मैं आपसे शेयर करूँगा। अब इसी श्रृंखला को इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी में ले रहा हूँ। सपोज ये डीएनए मॉलिक्यूल, डीएनए टेम्पलेट या डीएनए का सेंस सिस्टेम जो ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। अब इस डीएनए में जहाँ पर ग्वानिन साइटोसिन यदि बार बार रिपीट होगी, इसका मतलब यहाँ पर ये पॉज साइट है, यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस रुकेगा। तो मान लो ये स्टैंड, ये जो स्टैंड है इसी को मैं एनलार्ज करके यहाँ पर दिखा रहा हूँ। और इसके अंदर मान लीजिए ग्वानिन साइटोसिन, ग्वानिन साइटोसिन, ग्वानिन साइटोसिन, ग्वानिन साइटोसिन, ग्वानिन साइटोसिन, ग्वानिन साइटोसिन। ये श्रृंखला यदि बार बार रिपीट हो रही है, जीसी 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 जीसी, और उसके बाद में इसके अंदर होते हैं फिर एडिनिन 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 एडिनिन। ये सीक्वेंस है किसकी? डीएनए टेम्पलेट की या डीएनए का सेंस सिस्टेम जो ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। और इस डीएनए टेम्पलेट में चेन इनिशिएशन हो गया, चेन इलोंगेशन हो गया। अब चेन टर्मिनेशन कब होगा? चेन टर्मिनेशन कब होगा? जब इस तरह की सीक्वेंस मौजूद हो।
और इस तरह की श्रृंखलाएं जहाँ भी मौजूद होगी वहाँ पर आरएनए का सिंथेसिस रुक जाएगा, आरएनए का सिंथेसिस स्टॉप हो जाएगा। अब इस डीएनए से जो कॉम्प्लीमेंट्री जो आरएनए बन रहा है, इस आरएनए सीक्वेंस कैसी हो जाएगी, इसकी जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री साइटोसिन ग्वेनिन, साइटोसिन ग्वेनिन, साइटोसिन ग्वेनिन, साइटोसिन ग्वेनिन, साइटोसिन ग्वेनिन, साइटोसिन ग्वेनिन, क्योंकि पूरक श्रृंखलाएं बनेगी। डीएनए में ग्वेनिन है तो आरएनए के अंदर साइटोसिन बनेगा, डीएनए में साइटोसिन है तो आरएनए के अंदर ग्वेनिन बनेगा, और लास्ट के अंदर एडेनिन एडेनिन है तो यहाँ पर आरएनए में क्या बनेगा, यूरासिल, 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 यूरासिल। अब जीसी बार बार अल्टरनेट यदि प्रेजेंट है और इस तरह की सीक्वेंस जब होती है तो इसके अंदर इंट्रामॉलिक्यूलर पेयरिंग है वो पॉसिबल है, और जब भी इंट्रामॉलिक्यूलर पेयरिंग होती है वहाँ पर लूप बन जाता है, हेयर पिन लूप बन जाता है। तो कई बार डीएनए के अंदर, आरएनए के अंदर हेयर पिन जैसे अपने बाल में जो पिन लगा जोड़े में लगाने की होती है उस तरह की यू शेप स्ट्रक्चर इसमें बन जाएगी, जिसको हेयर पिन लूप के नाम से जाना जाता है। और हेयर पिन लूप जब बनेगा तो इस आरएनए की सिचुएशन इस तरह की हो जाएगी, ग्वेनिन, साइटोसिन, ग्वेनिन, साइटोसिन, ग्वेनिन, साइटोसिन, ग्वेनिन, साइटोसिन, ग्वेनिन, साइटोसिन, ग्वेनिन, साइटोसिन। इस तरह ये यहाँ पर यू के आकार की या हेयर पिन जैसी स्ट्रक्चर है, ये यहाँ पर बन जाती है। और इसके बाद में ये यूरेसिल, यूरेसिल श्रृंखलाएं, और डीएनए इसके साथ अटैच है। इस डीएनए के अंदर एडेनिन 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 एडेनिन, दिस इज डीएनए, दिस इज आरएनए। तो डीएनए में जहाँ पर ग्वेनिन साइटोसिन, ग्वेनिन साइटोसिन, ग्वेनिन साइटोसिन और लास्ट में एडेनिन एडेनिन, इस तरह की यदि सीक्वेंस होगी, इसका मतलब ये स्टॉप सिग्नल के रूप में एक इंडिकेशन है, एक तरह का रिलीजिंग सिग्नल का एक इंडिकेशन है, और यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होगा वो रुक जाएगा। अब इस तरह की रिपीटेड श्रृंखलाएं होगी तो आरएनए के अंदर इस तरह हेयर लूप बन जाएगा। अब लास्ट में एडेनिन और यूरेसिल जो है इसके बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड हैं, एडेनिन थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, एडेनिन यूरेसिल के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, लेकिन एडेनिन यूरेसिल के बीच में जो बॉन्ड है वो एडेनिन थाइमिन के बॉन्ड की तुलना में कमज़ोर होते हैं और इनको एक झटके से अपन तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर जो आरएनए बना वो आरएनए से सेपरेट हो जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज रिलीज हो जाएगा, और जो डीएनए अनवाइंड हुआ था, जिस डीएनए में लूप बना था, वो डीएनए वापस सिमट के डबल हेलिक्स हो जाएगा, डबल स्ट्रैंडेड हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो निर्मुक्ति है ये रो इंडिपेंडेंट, ये जो पहला जो प्रोसेस मैंने दिखाया है, दिस इज रो इंडिपेंडेंट, यानी इसमें रो कारक की आवश्यकता नहीं है, इट इज रो इंडिपेंडेंट। अब इसी का सेकंड पार्ट रो डिपेंडेंट। रो डिपेंडेंट का जो प्रोसेस होगा, इस प्रोसेस के अंदर क्या होगा, रो कारक की आवश्यकता होती है। इसी का सेकंड पार्ट है रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन।
अब रो कारक जो होता है वो 6 पॉलीपेप्टाइड का बना हुआ है, वो हेक्सामर के रूप में रिप्रेजेंट होता है। और यहाँ पर जो आरएनए मॉलिक्यूल बन रहा है वो आरएनए मॉलिक्यूल इस हेक्सामर प्रोटीन के चारों तरफ लिपट जाता है। जिस तरह छोटे बच्चे जो घिरनी घुमाते हैं, फिरकी जिसको बोलते हैं, भूनी जैसी, जिसके अंदर धागा लिपटा हुआ होता है और वो बच्चे उसको अपनी अंगुली से जैसे खेलते हैं, तो ये रो प्रोटीन है, उसी तरह का हेक्सामर प्रोटीन्स हैं। और इसी को मैं सिंबल के रूप में जैसे दिखा रहा हूँ, सपोज ये डीएनए, कौन सा डीएनए? टेम्पलेट डीएनए, जो ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। और इस डीएनए के लास्ट में कौन सी सीक्वेंस है? एडिनिन, 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 एडिनिन। और रो प्रोटीन जो है ये 6 यूनिट का बना हुआ है, इसलिए ये हेक्सामर दिस इज रो फैक्टर। अब इस डीएनए से जो आरएनए बन रहा है वो आरएनए इस रो फैक्टर के चारों तरफ लिपटा हुआ है। और लास्ट में ये यूरेसिल, 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 यूरेसिल। अब पहले वाले केस में तो क्या देखा आपने? पहले वाले केस में जो आरएनए मॉलिक्यूल बना वो आरएनए मॉलिक्यूल लूप के रूप में कन्वर्ट हो गया, और लूप के रूप में कन्वर्ट हो गया तो आरएनए का मॉलिक्यूल छोटा हो गया, आरएनए का मॉलिक्यूल कॉम्पैक्ट हो गया, इस मॉलिक्यूल की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। और यहाँ पर मॉलिक्यूल कैसे छोटा हो रहा है? जो रो प्रोटीन है, इस रो प्रोटीन के चारों तरफ ये आरएनए मॉलिक्यूल लिपट गया। तो पहले जो आरएनए लंबा था वो आरएनए अब इस रो फैक्टर के चारों तरफ, घिरनी के चारों तरफ ये लिपट गया। लिपट गया तो ये आरएनए मॉलिक्यूल क्या हो गया? छोटा हो गया, कॉम्पैक्ट हो गया, इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। अब पोटेंशियल एनर्जी जब बढ़ गई तो एडेनिन यूरेसिल के बीच में जो बॉन्ड है इनको आसानी से सेपरेट कर सकते हैं, इनको तोड़ने के अंदर ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। तो टर्मिनेशन का प्रोसेस 2 टाइप का हो गया। एक तो रो इंडिपेंडेंट, इसमें रो कार्य की आवश्यकता नहीं होती है। और रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन कब होता है? जब डीएनए के अंदर ग्वेनिन साइटोसिन, ग्वेनिन साइटोसिन, ग्वेनिन साइटोसिन फॉलोड बाय एडेनिन, एडेनिन, इस तरह की सीक्वेंस हो। और रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन कब होगा? जब डीएनए के अंदर ग्वेनिन साइटोसिन की कोई रिपीटिंग सीक्वेंस नहीं हो, केवल एडेनिन, एडेनिन की लगातार 5-7 न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट हो। उस केस में जो आरएनए बनेगा वो आरएनए रो कार्य के चारों तरफ लिपट जाएगा, आरएनए कॉम्पैक्ट हो गया, आरएनए छोटा हो गया, आरएनए की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, और एडेनिन यूरेसिल के बीच में जो बॉन्ड है इन बॉन्ड को सेपरेट कर लिया जाता है। तो ये 3 पदों में ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। चेन इनिशिएशन, इसके बाद में चेन इलोंगेशन, उसके बाद में चेन टर्मिनेशन। और चेन टर्मिनेशन जो होता है ये भी 2 पदों में होगा, 2 टाइप का होता है, एक तो रो इंडिपेंडेंट और एक रो डिपेंडेंट। अब प्रोकैरियोट में मैंने आपको बताया सेम जीन, सेम एंजाइम तीनों आरएनए की सिंथेसिस करता है, यानी उसी डीएनए से एमआरएनए बन जाएगा, उसी डीएनए से ट्रांसफर आरएनए बन जाएगा, उसी डीएनए से राइबोसोमल आरएनए बन जाएगा, और केवल एक एंजाइम यहाँ पर काम में आएगा, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। लेकिन यूकैरियोट के केस में क्या होगा? अलग अलग जीन्स होंगे, क्योंकि क्रोमोसोम लंबा है और क्रोमोसोम के अलग अलग लोकेशंस में अलग अलग जीन्स जो हैं वो लोकेट होता है। जैसे पिछले व्याख्यान में मैंने आपको बताया था, राइबोसोमल आरएनए का जो जीन होता है वो न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर वाले रीजन्स में प्रेजेंट है। क्रोमोसोम का न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन, NOR जिसको अपन बोलते हैं, उस न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर में जो डीएनए होता है वो राइबोसोमल आरएनए का सिंथेसाइज करता है। तो यूकैरियोट के अंदर 3 अलग अलग जीन्स होंगे, 3 अलग अलग एंजाइम्स होंगे, और तीनों एंजाइम्स अलग अलग आरएनए की सिंथेसिस करेंगे। और यूकैरियोट में आयोडीन पॉलीमरेज फर्स्ट आरआरएनए बनाता है,
आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड mRNA बनाता है, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड ट्रांसफर आरएनए बनाता है, और इन तीनों एंजाइम्स की स्ट्रक्चर भी अलग अलग है। जैसे यहाँ पर प्रोकैरियोट में जो एंजाइम था उसके केंद्रीय भाग में अल्फा प्रोटीन्स थी, बीटा प्रोटीन्स थी, हेलो पार्ट के अंदर कई तरह के प्रोटीन्स थे। उसी तरह यूकैरियोट के तीनों एंजाइम की स्ट्रक्चर भी अलग अलग है। उसके अंदर कुछ जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हैं, कुछ जीन स्पेसिफिक ट्रांसफर फैक्टर है जिनको जिंक फिंगर के नाम से जाना जाता है, और हर प्रोटीन्स के हर आरएनए की जो सीक्वेंस है डीएनए की टेम्पलेट की, उसके अंदर अलग अलग बॉक्सेस होते हैं। जैसे प्रोकैरियोट में 2 बॉक्स मैंने आपको बताए, एक तो प्रिवनो बॉक्स, एक रिकॉग्निशन बॉक्स। इसी तरह यूकैरियोट के जो एंजाइम होंगे उसके अंदर अलग अलग तरह के बॉक्सेस होते हैं, और इन बॉक्सेस का मैं केवल आपको केवल नाम ही यहाँ पर शो करूँगा, क्योंकि ये भी एक पूरा डिटेल व्याख्यान है वो हो सकता है। और यूकैरियोट के अंदर आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो होता है, इसके जो बॉक्स डीएनए में होते हैं इसको बोलते हैं यूसीई। यूसीई आरएनए पॉलीमरेज सेकंड के जो बॉक्स होते हैं, ये बॉक्स जाने जाते हैं टाटा बॉक्स के रूप में, यानी थाइमिन एडिनिन, थाइमिन एडिनिन, और कैट बॉक्स के रूप में साइटोसिन एडिनिन, एडिनिन, थाइमिन। और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड जो होता है, इसके बॉक्स 2 तरह के होते हैं, आरपी थर्ड। इसमें 2 टाइप के बॉक्स हैं, एक तो बॉक्स ए, एक बॉक्स सी, एक होता है बॉक्स ए, एक होता है बॉक्स बी। यहाँ पर बॉक्स ए जो होता है ये उत्तरदायी होता है 5S राइबोसोमल आरएनए के लिए। बॉक्स ए और बी जो होते हैं ये सिंथेसाइज करते हैं ट्रांसफर आरएनए। तो यहाँ पर ये जो पहला जो एंजाइम है ये सिंथेसाइज करता है राइबोसोमल आरएनए को, लेकिन राइबोसोमल आरएनए की 5S टाइप जो होती है वो आरएनए पॉलीमरेज थर्ड के द्वारा भी सिंथेसाइज होती है। आरएनए पॉलीमरेज सेकंड जो होता है ये सिंथेसाइज करता है मैसेंजर आरएनए, और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड जो होता है ये सिंथेसाइज करता है ट्रांसफर आरएनए। और ट्रांसफर आरएनए सिंथेसाइज कौन करेंगे? जिस डीएनए के अंदर बॉक्स ए हो, बॉक्स बी हो। जिस डीएनए के अंदर बॉक्स ए और बॉक्स सी है ये 5S राइबोसोमल आरएनए का सिंथेसिस करता है। 5S राइबोसोमल आरएनए का सिंथेसिस करता है। अब ये एंजाइम डीएनए के साथ कैसे बाइंड होते हैं ये एक अलग क्वेश्चन है, पूरा डिटेल क्वेश्चंस हैं, और इसको अलग से अपन एमएससी की जब व्याख्यानमाला की जब शूटिंग करेंगे उस दौरान मैं इस टॉपिक को एक्सप्लेन करूँगा। तो ये एक बेसिक डिज़ाइन थी प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन की। अब ये जो आरएनए बने, अब इस आरएनए के अंदर क्या होता है? मॉडिफिकेशंस होता है। इनके अंदर प्रोसेसिंग होती है, और वो प्रोसेसिंग 3 प्रकार की होती है। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है बहुत ही शॉर्ट में प्रोसेसिंग ऑफ आरएनए, वो मैं आपसे शेयर करूँगा। अब यहाँ पर जो आरएनए मॉलिक्यूल बना, अब इस आरएनए मॉलिक्यूल के अंदर मॉडिफिकेशंस होते हैं, और इन मॉडिफिकेशंस को पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन के नाम से जाना जाता है। तो इस व्याख्यान का जो लास्ट जो सेगमेंट है, इसका जो लास्ट पार्ट है, दैट इज पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल एडिटिंग या पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन
या पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग। अब ये प्रोसेसिंग वही है जो आरएनए के टॉपिक में मैंने आपसे शेयर की थी। इनके अंदर 3 तरह की मॉडिफिकेशंस देखने को मिलेगी। पहली मॉडिफिकेशंस ये होती है कैपिंग या मिथाइलेशन। सेकेंड मॉडिफिकेशन इसमें होती है आरएनए स्प्लिसिंग या आरएनए प्रोसेसिंग। और तीसरी मॉडिफिकेशन इसमें होती है पॉली एडिनाइलेशन। अब इसका पहला जो प्रोसेस है कैपिंग का जो प्रोसेस है इसको मिथाइलेशन के नाम से भी जाना जाता है और ये आरएनए के 5वें सिरे के ऊपर संपादित होती है। पॉली एडिनाइलेशन जो होता है ये तीसरे सिरे पर होता है। मिथाइलेशन जो होता है ये 5वें सिरे पर होता है और प्रोसेसिंग जो होती है ये सिस्टोन के बीच में होती है। तो कैपिंग के अंदर क्या होगा, जैसे ये मान लीजिए कोई आरएनए मॉलिक्यूल बना, ये इसका 5वां सिरा, ये इसका तीसरा सिरा। तो 5वें सिरे के ऊपर इसमें मैथिल ग्रुप जो होते हैं ये यहाँ पर अटैच हो जाते हैं और मैथिल ग्रुप जब जुड़ जाता है तो ये प्रोसेस कहलाता है मिथाइलेशन या कैपिंग है। क्यों जनरली क्या होता है कि जो ही डीएनए से आरएनए बनेगा, इस आरएनए को डाइजेस्ट करने के लिए 5 एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम होते हैं, वो एक्टिव रहते हैं। जबकि यहाँ पर जो विशेषकर जो एमआरएनए मॉलिक्यूल है इसकी हाफ लाइफ बहुत कम होती है। प्रोकैरियोट में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रोकैरियोट में तो जो ही डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनेगा उसका हाथों हाथ ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाता है। इसलिए प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन इन दोनों बीच में टाइम इंटरवल नहीं है। लेकिन यूकैरियोट में प्रॉब्लम है। क्यों? यूकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस न्यूक्लियस में संपन्न होता है और ट्रांसलेशन का प्रोसेस साइटोप्लाज्म में संपन्न होता है। और जो आरएनए केंद्रक में बन गए वो न्यूक्लियर पोर के द्वारा जो ही साइटोप्लाज्म के अंदर प्रवेश करते हैं, वहाँ पर 5 एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम बैठे हैं जो इसको 5वें सिरे से डिग्रेड कर देंगे, एक एक न्यूक्लियोटाइड को तोड़ देंगे। अब आरएनए की हाफ लाइफ मुश्किल से 2 मिनट है, जबकि यूकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के बीच में 2 से 4 घंटे का इंटरवल होता है। अब क्वेश्चन है कि इस आरएनए की हाफ लाइफ कैसे बढ़ाएं, इस आरएनए की अर्धायु कैसे बढ़ाएं। इसलिए इनमें क्या होगा, जो आरएनए मॉलिक्यूल बना इसके 5वें सिरे पर मैथिल ग्रुप जुड़ गया। अब मैथिल ग्रुप जुड़ गया तो एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम अब काम नहीं करेगा और इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, इसकी अर्धायु बढ़ जाती है। और जितने ज़्यादा मैथिल ग्रुप होंगे वो आरएनए उतना ही ज़्यादा स्टेबल होता है। और एमआरएनए में तो इनका क्लासिफिकेशन भी होता है। यदि एक मैथिल ग्रुप जुड़ा हो तो उसको बोलेंगे कैप 0 एमआरएनए। यदि एक मैथिल ग्रुप जुड़ा हो तो इसको बोलेंगे कैप 0 एमआरएनए। यदि 2 मैथिल ग्रुप जुड़े हों तो इसको बोलेंगे कैप 1 एमआरएनए। यदि 3 मैथिल ग्रुप जुड़े हों तो इसको बोलेंगे कैप 2 एमआरएनए। तो जो जो मिथाइलेशन होता है, मैथिल ग्रुप जुड़ते हैं, आरएनए की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, आरएनए की हाफ लाइफ बढ़ जाती है। और ये जो प्रोसेस जो है कैपिंग का, ये प्रोकैरियोट में भी मिलता है, यूकैरियोट में मिलता है। सेकंड जो प्रोसेस है इसमें आरएनए स्प्लिसिंग या आरएनए प्रोसेसिंग, ये मैकेनिज्म केवल यूकैरियोट्स में पाई जाती है। प्रोकैरियोट के अंदर ये प्रोसेस नहीं होता है। और इसमें क्या होगा, जो मैसेंजर आरएनए जो बन रहा है उसके अंदर एक्सॉन और इंट्रॉन यूनिट्स होती है। इंट्रॉन यूनिट है वो नॉनसेंस है, नॉन कोडिंग है, उनका हटना बहुत ज़रूरी है। इसलिए यूकैरियोट में क्या होगा, सबसे पहले डीएनए से हेटेरोजेनस आरएनए बनता है और उस हेटेरोजेनस आरएनए के अंदर एक्सॉन इंट्रॉन दोनों यूनिट्स होती है। ये हेटेरोजेनस आरएनए इंट्रॉन श्रृंखलाओं के हटने के बाद में फाइनल एमआरएनए के अंदर कन्वर्ट होता है। तो इंट्रॉन श्रृंखलाओं को हटाने की जो परिघटना है वो परिघटना क्या कहलाती है, आरएनए स्प्लिसिंग या आरएनए प्रोसेसिंग।
लेकिन प्रोकैरियोट में चूँकि इंट्रॉन श्रृंखलाएँ होती नहीं हैं, इसलिए ये सेकंड प्रोसेस प्रोकैरियोट में संपादित नहीं होगा। ये प्रोसेस केवल यूकैरियोट में ही संपादित होता है। और तीसरा जो प्रोसेस है पॉली एडिनाइलेशन, ये प्रोसेस प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों के अंदर संपादित होता है। और इस विधि में क्या होगा, जो आरएनए मॉलिक्यूल बना है उसके तीसरे सिरे पर एडिनिन के नाइट्रोजन क्षार 70 से 80 नाइट्रोजन क्षार पॉली ए पॉलीमरेज एंजाइम की उपस्थिति में अटैच हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो आरएनए बना है, सपोज ये आरएनए, अब इस आरएनए के इस तीसरे टर्मिनल पर एडिनिन 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 एडिनिन, तो इस एडिनिन के नाइट्रोजन बेस पॉली ए पॉलीमरेज एंजाइम की उपस्थिति में इसके तीसरे सिरे पर जुड़ जाते हैं। और आरएनए के तीसरे सिरे पर एडिनिन की पूंछ का बनना, एडिनिन का ऐड होना, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, पॉली एडिनाइलेशन। पॉली एडिनाइलेशन। तो ओवरऑल ये 3 मॉडिफिकेशन ट्रांसक्रिप्शन के बाद में होता है। हालांकि कैपिंग का जो प्रोसेस है ये ट्रांसक्रिप्शन के टर्मिनेशन से पहले स्टार्ट हो जाता है। इसमें ये नहीं कि डीएनए से आरएनए बन गया, आरएनए उससे सेपरेट हो गया, उसके बाद में उससे मिथाइलेशन होगा, क्योंकि जो डीएनए से एमआरएनए बनता है उसके 5वें सिरे पर मिथाइलेशन स्टार्ट हो जाता है। इसलिए वैसे देखें तो कैपिंग का जो प्रोसेस है ये पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल एडिटिंग का प्रोसेस नहीं है, ये साइमल्टेनियस होता है, कोलेटरल होता है। जो एमआरएनए बन रहा है हाथों हाथ 5वें सिरे पर मैथिल ग्रुप जुड़ गया, ताकि एक्सोन्यूक्लियेज एंजाइम का एक्शन इसके अंदर हो ही नहीं सके। तो ये ओवरऑल नट सेल में ट्रांसक्रिप्शन का अपना व्याख्यान। और इसको मैं एक बार फिर बता दूं, डीएनए से आरएनए की फॉर्मेशन ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया 3 पदों में संपन्न होती है, चेन इनिशिएशन, चेन इलोंगेशन और चेन टर्मिनेशन। और आरएनए बनने के बाद में उसके अंदर ये 3 तरह के मॉडिफिकेशंस होंगे, कैपिंग के रूप में जिसको मिथाइलेशन बोलते हैं, आरएनए स्प्लिसिंग जिसके अंदर इंट्रॉन श्रृंखलाएं हटाई जाती है, और पॉली एडिनाइलेशन ये तीसरे सिरे पर होता है। और इसके अंदर जो आरएनए मॉलिक्यूल बना है उसके तीसरे सिरे पर एडिनिन के नाइट्रोजन बेस पॉली ए पॉलीमरेज एंजाइम की उपस्थिति में जुड़ जाते हैं और एडिनिन की ये पूंछ बन जाती है। तो जिस आरएनए के अंदर एडिनिन की पूंछ होती है उसको तो बोलते हैं पॉली ए पॉजिटिव, पॉली ए पॉजिटिव एमआरएनए। और जिसमें आरएनए की पूंछ नहीं होती है उसको बोलते हैं पॉली ए नेगेटिव एमआरएनए। तो ये ओवरऑल नट सेल में आज का अपना टॉपिक, और मैं आशा करता हूँ ये टॉपिक आपके समझ में आया होगा और आपने बहुत ध्यान से इसको सुना होगा। फिर भी आपके मस्तिष्क में कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, कोई शंका हो तो आप निसंकोच व्हाट्सएप के द्वारा आप संपर्क कर सकते हैं, ईमेल के द्वारा आप संपर्क कर सकते हैं, चैट बॉक्स के द्वारा आप मैसेज भेज के आप कन्वर्सेशन कर सकते हैं। आपकी सभी शंकाओं का समाधान किया जाएगा। और इन व्याख्यान में कोई कमी हो तो उसके बारे में भी आप सजेस्ट करें, ताकि उसको हम रेक्टिफाई करने की कोशिश करें। क्योंकि हमारा मेन मकसद ये है कि क्योंकि ये सरकारी कॉलेज है, हमारे पास रिसोर्सेज बहुत कम होते हैं, और कम रिसोर्सेज में सबसे बेस्ट आउटपुट आपको कैसे दें, यही हमारा मेन मकसद है। और एक बार मैं मेरे डिपार्टमेंट की तरफ से, मेरी कॉलेज की तरफ से, मेरी तरफ से मैं आप सभी को धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। आई एम हाईली थैंकफुल टू यू, आई एम हाईली ग्रेटफुल टू यू। हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू वेरी मच।